बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है, जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं, हम इस बज़्म को सजाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से। आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कल से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे और साथ साथ उसके बाद फिर 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज भी खेली जाएगी। आज इस सीरीज को एनालाइज करेंगे। बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से भी बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से भी इस पे बात करेंगे। और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ आज दो शख्सियात मौजूद हैं। इन दोनों शख्सियात का जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, इन्होंने बड़ा एक अरसा गुजारा इस दश्त की सयाही में और इनका एक बड़ा नाम है, इनका एक बड़ा मुकाम है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। पाकिस्तान के कसीरुल इशाअत और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अंग्रेजी रोजनामे डॉन से बहैसियत स्पोर्ट्स एडिटर वाबिस्ता हैं रिशाद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम रिशाद भाई, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? खैरियत आप? रिशाद भाई, आपसे बात करेंगे पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज के हवाले से और साथ साथ एनालाइज करेंगे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को। लेकिन इसके अलावा जो मेरे साथ दूसरी शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ जो है फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सामने आ रही हैं। हमने देखा कि माजी में जो सिलसिला आलिया रशीद से शुरू हुआ वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ ज़ैनब अब्बास और फिर दीगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तक आ पहुंचा। और अब मेरे साथ इस वक्त जो हमारे जी स्पोर्ट्स के स्टूडियो में मौजूद हैं, FM 101 से बहैसियत स्पोर्ट्स से प्रेजेंटर वाबस्ता हैं, क्रिकेट को एनालाइज करती हैं, अपने तबसरे और तज्जिए जो रेडियो पे देती हैं उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं एन ज़रा। एन, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अली भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इससे पहले कि हम अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें, आज के शो में अब तमाम मौज़ूआत को हम डिस्कस करें, सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के बाद जिम्बाब्वे टीम का भी शिकार करने को तैयार। कौमी टीम कल हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में सामना करेगी। बाबर आजम विराट कोहली से एक और आलमी रिकॉर्ड छीनने के करीब। कौमी कप्तान को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन मुकम्मल करने के लिए मजीद 60 रन दरकार। जब किसी खिलाड़ी से परफॉर्म नहीं होता तो ये कहा जाता है कि मिसबाह उसको सपोर्ट करता है। शुएब मलिक को लाना है या नहीं, ये फैसला चीफ सेलेक्टर ने करना है। हेड कोच कौमी टीम मिसबाह उल हक। ना तो मैं चीफ सेलेक्टर हूँ भाई, ना मैं कप्तान हूँ। आई थिंक ये सारे जब बैठेंगे और देखेंगे कि हाँ जी क्या चीज जरूरत है, फिर ही को फैसला होगा। बाबर आजम जबरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन हमारे पास बाबर आजम को रोकने के लिए बॉलर मौजूद है, जिम्बाब्वियन कप्तान शॉन विलियम्स। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अरकान कल जिम्बाब्वे रवाना होंगे। दूसरी जानिब कौमी T20 स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ियों को वतन वापसी की इजाजत मिल गई। मेरी कोशिश है कि फॉर्म के साथ रिदम में आऊं और कौमी टीम में कम बैक करूं। मोहम्मद अब्बास। अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करूं और अपने रिदम में आऊं और फॉर्म बहाल करके पाकिस्तान टीम में कम बैक करूं। नया नाज़िमाबाद रमजान नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबला जारी। टूर्नामेंट के दूसरे रोज सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मूसा लशारी FC को 2 गोल से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइंस देखी और आपने हेडलाइंस में देखा कि जो पाकिस्तान के हेड कोच है मिसबाह उल हक, वो पाकिस्तान की टीम की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे थे। कल जो T20 मैच खेला जाएगा वो इस लिहाज से भी तारीख साज हैसियत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि कल बाबर आजम जो है विराट कोहली का फास्टेस्ट 2000 रन का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। अगर मजीद वो 60 रन यानी मजीद 60 रन अगर स्कोर करते हैं तो बाबर आजम से जो है विराट कोहली से इससे पहले फास्टेस्ट 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं, अपने नाम कर चुके हैं, क्योंकि विराट कोहली ने 27 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड बनाया था। फिर बाबर आजम ने 26 इनिंग में इस रिकॉर्ड को हासिल किया और अब 56 इनिंग खेल के 2000 रन T20 इंटरनेशनल में बना चुके हैं विराट कोहली। और बाबर आजम अभी तक जो है वो 51 इनिंग खेल चुके हैं, तो 5 इनिंग्स उनके पास अभी हैं कि जहां वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। रिशाद भाई से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। रिशाद भाई, ये जो रिकॉर्ड है सबसे पहले एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम के लिए। इस रिकॉर्ड को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इससे पहले 1000 रन का रिकॉर्ड ले चुके हैं, विराट कोहली से अपने नाम कर चुके हैं और अब 2000 का रिकॉर्ड भी उनसे छीनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अली, मैं समझता हूँ कि बाबर जो हैं वो जिस तरह उन्होंने ODI का स्पॉट उनसे छीन लिया विराट कोहली से 5 साल के बाद,
उस तरह वो मुख्तलिफ एजाज़ात मुझे लगता है कि छीनते चले जाएंगे उनसे, क्योंकि जिस फॉर्म में अब बाबर बैटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह तीनों फॉर्मेट में, तो वो दुनिया में मुझे लगता है कोई भी बॉलिंग अपोजिशन अब उनके लिए मैटर नहीं करती। बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में हैं, तो बिल्कुल मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगे और कोहली से पहले तोड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह अभी बात हो रही है, जैसे अभी सेन विलियम्स का आपने सुना होगा स्टेटमेंट के, सेन विलियम्स ने कहा कि उन्होंने प्लानिंग की हुई है पूरी तरह बाबर आजम के लिए, तो इससे बाबर आजम पे क्या कोई प्रेशर आएगा और बाकी टीम थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी? ये क्या होता है, प्लानिंग हो, स्ट्रेटेजी क्या होगी? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये वजह है कि क्योंकि बाबर का जो फॉर्म रहा साउथ अफ्रीका में, मुझे लगता है जिम्बाब्वे उसको अटैक कर रहा है इसलिए कि अगर वो उसको रोक लेंगे या उसके रन्स को रोक लेंगे, उसके फॉर्म को चेक करेंगे ज़रा सा, तो बाकी टीम पे भी प्रेशर आएगा। लेकिन मेरे ख्याल ये बेसिकली एक टैक्टिक्स हैं उनकी तरफ से, एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स आप कह सकते हैं, पहले टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि टारगेट कर लेते हैं बिल्कुल कि वो बाबर आजम को इस तरह रोक लेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जिम्बाब्वे के पास कम से कम बॉलिंग का वो अटैक है जो बाबर को चेक कर सके या बाबर को रोक सके, तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है ये, तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है। एंड आप क्या समझती हैं कि अभी बाबर आजम अभी फास्टेस्ट 2000 रन करने के लिए जा रहे हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने अरसे बाद हम दोबारा देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग के अंदर हमें ओपनर्स इतने अच्छे खेलते दिखाई दे रहे हैं, सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे ये, मैं आपसे भी अभी आप बात कर रहे थे कोहली की और बाबर आजम की, हर जगह कोहली और बाबर आजम को कंपेयर किया जा रहा है, जबकि मेरे ख्याल से दोनों बिल्कुल अलग खिलाड़ी हैं और बाबर आजम बल्कि ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जो काम कोहली ने, अभी आपने खुद ही रिकॉर्ड शेयर किए, जो काम कोहली ने देर से किया, बाबर आजम उसको बड़े जल्दी करने के चक्कर में है। कोहली को ज्यादा क्रिकेट जो है वो इंडियन सॉइल्स पे खेलने को मिली, बिल्कुल, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो भी नहीं रही ऐसा ही है। तो यहाँ भी थोड़ा एज हासिल है बाबर को। बिल्कुल, यहाँ पे बाबर को एज हासिल है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, टेक्निक बड़ी अच्छी है, बड़े एज ए कैप्टन जब हमने उन्हें देखा, तो जब से कैप्टन बने आपने देखा होगा परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो गई है। यहाँ पे जिस तरह भी अलीम डार का हम कल स्टेटमेंट एक हमने प्ले किया था, अलीम डार ने कहा कि विराट कोहली एक लीजेंड है, वो भी अपनी जगह एक बात स्टेटमेंट वैसे सही है, लेजेंड वो हैं, लेकिन बाबर आजम जो हैं वो भी हमारे लिए आगे जाकर लेजेंड ही बन जाएंगे। बल्कि ऐसा हो सकता है, बल्कि आई बिलीव कि कोहली आप देखें 2008 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बाबर आजम 2015 से खेल रहे हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से माशाल्लाह उनकी स्पीड है, सो जब तक वो कोहली के टाइम तक पहुंचेंगे वो कोहली से काफी ज्यादा आगे होंगे। आप क्या कहते हैं इस पे, बड़ा स्टेटमेंट दिया अलीम डार ने, क्योंकि जाहिर सी बात है अंजुमन सताइश बाहमी है, क्योंकि इससे पहले कोहली ने इनकी तारीफ की थी और इन्होंने अब कोहली की तारीफ कर दी। जी, मैं समझता हूँ कि बाबर का जो इमेज है एज अ पर्सन वो भी बहुत बेहतर है कोहली के मुकाबले में। अभी आप देखिए रिसेंटली एक आईपीएल में वाकया हुआ जो कोहली को काफ़ी रिमांड किया गया उसके सिलसिले में, तो कोहली का अपना टेम्परामेंट तो बहुत बैड टेम्परामेंट के लिए मशहूर है। अच्छा, दूसरे की टेस्ट मैच में भी कोहली की कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। जब वो पहला टेस्ट छोड़ के आया और ऑस्ट्रेलिया जीतने लगा, पहले टेस्ट में 36 पे ऑल आउट हो गए थे, तो उसमें टेस्ट कैप्टनसी पे भी कोहली पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल बाबर का इमेज डेफिनेटली बेहतर है कोहली से, ओवरऑल इमेज जो है डेफिनेटली कोहली के ग्रेट बैट्समैन होने में तो कोई शक ही नहीं। एक चीज और भी है रिशाद भाई कि जिस तरह कोहली और बाबर का जब कंपैरिजन करते हैं, कोहली भी कैप्टन है, बाबर भी कैप्टन है, लेकिन साथ साथ बाबर आजम कराची किंग की कैप्टन नहीं है, कोहली दूसरी तरफ बेंगलोर की कैप्टनसी अरसे से करे। आपको क्या लगता है कि कोहली अब तक बेंगलोर को टाइटल क्यों नहीं जितवा सके? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें मेरे ख्याल है थोड़ा सा एक ज़माने में वो फेवरेटिज्म का भी कहा जा रहा था कि टीम सिलेक्शन जो उन्होंने किया था, वो कुछ अपने दोस्तों को उन्होंने मोबिलाइज किया था कि वो उस टीम में वो खेलें, ये भी उन पर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे। और मेरा ख्याल वही मैं कह रहा हूँ कि कप्तानी में अभी जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि होम ग्राउंड पे ज़्यादातर सक्सेस हैं कोहली की, लेकिन जब बाहर वो जाके खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा रहे कोहली वैसे। जी हाँ, नहीं वो अच्छा रहे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि इस दफ़ा 36 पे ऑल आउट हुए और इंडिया हारा, जब वापस आ गए तो उसके बाद से जो कैप्टनसी थी वो उनकी बहुत बेहतर थी। पूरी दुनिया में इस वक्त बाबर आजम और कोहली के जो है वो रिजेम्बलेंस जो है वो सामने लाई जा रही है, स्टैट्स इनके दोनों के तकाबुल किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत है और ये बात अज़र मिन शम्स है, ये बात कि विराट कोहली हैं, बाबर आजम है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमें ऐसे एरा में क्रिकेट देखने को मिल रही है कि जहाँ पे एक तरफ क्लासी बैट्समैन विराट कोहली मौजूद है, दूसरी तरफ बाबर आजम मौजूद है, जो रूट जैसा बैट्समैन मौजूद है दुनिया क्रिकेट में, केन विलियमसन जैसा प्लेयर मौजूद है, लेबुशेन जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर वो मौजूद है। तो बड़ा जबरदस्त एक अच्छी यंग लॉट आई है कि जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद है और हर प्लेयर अपने आप में नगीने की तरह, जिस तरह अंगूठी में नगीना होता है, इस तरह अपनी जगह एक नगीने की तरह फिट है। इस वक्त लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोनों अपने मौजूद मेहमानों से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ आज मौजूद है हमारे स्टूडियोज़ में डॉन के सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब और FM 101 की स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एनुस ज़हरा। और हम इनसे बात करें पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज़ के हवाले से। रिशाद भाई, अब कल से सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। ऑन पेपर पाकिस्तान बहुत मजबूत है, तो पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि नए लड़कों को इंडक्ट करना चाहिए, लेकिन आप भी मिसबा को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये एनुस ज़हरा भी जानती हैं कि तब्दीली बहुत मुश्किल नज़र आ रही है उनकी तरफ से। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेन क्रिटिसिज्म है एज हेड कोच मिसबा पे कि वो अब देखिए 35 लड़के लेके गए हैं, लेकिन उसमें से वही 11, 12, 13 खिलाते रहे। वो उस जब इतने लड़के वैरायटी आप लेके गए हैं, जब हमारी बॉलिंग नाकाम हो रही है, काफ़ी रन दे रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि यंग बॉलर्स को, यंग बैट्समैन को खिलाएं, और उसमें बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये कि अब मिसबा की ये एक पॉलिसी जो है, इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो चुका है। दूसरे मैं समझता हूँ कि देखिए साउथ अफ्रीका के शुरू के 2 ODI में तो उनकी फुल टीम थी, लेकिन उसके बाद उनके कुछ प्लेयर्स IPL में चले गए और उनकी यंग टीम खेली। बेशक उन्होंने फाइट बेहतर किया, लेकिन पाकिस्तान का मुझे ये डर है कि कहीं वो उस जोन में कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में फील्ड में उतरे और फिर वो जिम्बाब्वे कहीं उनको एकदम से हिला ना दे। ये मुझे यकीन वो है, क्योंकि उनके शॉन इरवाइन और जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह से ब्रेंडन टेलर वापस आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली, और उनके अच्छे लड़के हैं, बाज मुजर रबानी है वगैरह, ये लोग अच्छे प्लेयर्स हैं। तो इनको पाकिस्तान अंडर एस्टिमेट ना करे। मैं समझता हूँ कि मेरी तो एडवाइस ये होगी कि डेफिनेटली, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के बाद जब एक विक्ट्री है तो एक कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। कुछ नए लड़के जो बैठे हुए हैं, जिनको चांस नहीं मिला, उनको डेफिनेटली चांस देना चाहिए। अब मिडिल ऑर्डर में हैदर अली, आसिफ अली, पहले हुसैन तलत को ट्राई किया, ये लोग अब नहीं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे, तो अब दूसरों को चांस डेफिनेटली देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें मिसबा को अपनी रिजिडिटी खत्म करनी चाहिए। एंड आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपको लगता है कि टीम में कोई तब्दीली होगी, यंग प्लेयर को खिलाया जाएगा, या मिसबा को जो माइंडसेट, इस तरह रिशाद भाई ने भी कहा कि उसी माइंडसेट से जाएंगे, वही प्लेयर खेलेंगे जो पहले भी टीम का हिस्सा रहे? देखिए, अगर बात करें तो खिलाया तो जाना चाहिए है। नया ब्लड है आपका, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। आप देखिए शाहीन है, ये मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, मुसलसल खेल रहे हैं। इनको रेस्ट की ज़रूरत है। आप अपने खिलाड़ियों को रेस्ट दें, नए लोगों को आप आजमाएं। आपके पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, इसके अलावा इरशाद इकबाल हैं आपके पास, इनको आप आजमाएं। और जो दूसरे आप खिलाड़ी लेके गए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए खेलने का। अगर आप दानिश अजीज़ की बात करें तो दानिश अजीज़ को सिर्फ और सिर्फ T20 में उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया था सिंध की जानिब से, लेकिन उनको ODI में खिलाया गया। T20 में उनको मौका ही नहीं दिया गया। T20 अब आ रही है, दानिश अजीज़ को दोबारा से मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जैसे अब्दुल रज़ाक भी तारीफ़ करते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर की, उनको मौका मिलना चाहिए, और जो दूसरे हमारे प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए। ये अच्छा, ये बताइएगा चलिए के जो आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, अब ये बताइए कि बहुत से लोग ये भी बात करते हैं कि जी जिम्बाब्वे की B टीम को हरा दिया, 3rd स्ट्रिंग टीम थी, C टीम थी, तो इसको क्या कहेंगे, किस तरह से देखती हैं आप इसको? देखें, ये जो बातें हैं कि A टीम को हरा दिया या B को हरा दिया या C को हरा दिया, ये सारी जो बातें हैं ना, ये मैं इनसे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि जब हिस्ट्री की बात की जाती है ना, तो वहाँ पे ये बात नहीं नोट डाउन होगी कि जब पाकिस्तान ने पहला ODI खेला तो उसमें जनाब A टीम थी, जब दूसरा ODI खेला या तीसरा ODI खेला उसमें उनकी C टीम थी। जब अली सलमान 5 साल बाद आज स्टैट्स शेयर करेंगे तो वो यकीनन ये डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई A टीम से नहीं हारे, A टीम से हार गए थे और B टीम से जीत गए थे। आप स्टैट्स बताएंगे। और दूसरी बात ये कि वर्ल्ड कप सुपर लीग के आपके जो पॉइंट्स हैं उसके हिस्से की ये सीरीज थी, आपको वो पॉइंट्स मिले हैं, और आगे आपने मुश्किल सीरीज खेलनी है, वेस्ट इंडीज से खेलना है, इंग्लैंड जाना है आपने, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड होपफुली पाकिस्तान आके खेलेगी, सो तब आपको ये रन्स काम आएंगे। सो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल बात एक मजे का खेज है। ऑलराइट, ये तो आपने सुनी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय, दोनों एनालिस्ट की राय इस सीरीज के हवाले से, लेकिन मिसबाह-उल हक इस हवाले से क्या कहते हैं, और साथ साथ हमारी प्रोडक्शन टीम ने जो मोहम्मद वसीम है उनकी भी जो है वो एक स्लॉट जो है वो तैयार किया है, उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी हम दिखाएंगे आपको कि मिसबाह ने पाकिस्तान की टीम के हवाले से क्या कहा। जिम्बाब्वे इन टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो आप पे ज्यादा प्रेशर होता है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिम्बाब्वे जब भी खेलती है तो दे गॉट नथिंग टू लूज। शाहीन की बात है, देखें सारी दुनिया को हमसे ज्यादा फिक्र है वर्कलोड की उसकी, और हमें नहीं पता कि हम अगर उसके प्रैक्टिस के ओवर भी एक एक चीज काउंट कर रहे हैं, एक एक चीज उसकी रिकॉर्डेड है हमारे पास, कितने ओवर्स करने हैं, क्या करना है, तो जाहिर है हम भी उस चीज को देख रहे हैं और हम वो सारी चीज जहाँ जरूरी है पाकिस्तान के लिए वहाँ उसको जरूर खिलाते हैं। मिडिल ऑर्डर में स्पेशली हमने देखना है, हमें प्रॉब्लम्स एक बिल्कुल क्लियर चीज जो हमें नजर आई है इस पूरी सीरीज में
हमें डेफिनेटली इसको इम्प्रूव करना है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमेशा मैं कहता आया हूँ, कि इंडिया में अगर हमने खेलना है तो आई थिंक मेजर एरिया बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, कोशिश यही होगी कि हम अब जितनी जो आगे इंग्लैंड सीरीज आनी है वहां से हम एटलीस्ट हमारी बिल्कुल बहुत हम क्लोज हों वर्ल्ड कप की टीम के। ना तो मैं चीफ सिलेक्टर हूँ भाई, ना मैं कप्तान हूँ। आई थिंक ये सारे जब बैठेंगे और देखेंगे कि हाँ जी क्या चीज जरूरत है, फिर ही को फैसला होगा। सिलेक्शन कमेटी ने आसिफ को अगर चांस दिया है तो उसकी परफॉर्मेंस पे दी है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये तो मेरे पे खास करम है मीडिया का भी और लोगों का, यहाँ पर बैठ के आपको कह दूं नहीं शजील सारे मैच खेलेगा, ये शजील को हम खिला रहे हैं। बट ऑब्वियसली मैंने पहले बात की है कि हम सबको देख रहे हैं, अगर रोटेशन करें सबको कहीं ना कहीं चांसेस दें विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्ट्रेंथ की टीम की, और जो हमारा जीतना है उसको भी हमने देखना। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमान नहीं है। इतनी सारी गुफ्तगू के बाद मैं यही सब कह सकता हूँ कि तमाम चीज़ों का मलबा आपने मिसबा साहब दूसरों पे डाल दिया। रिशाद भाई, आपको क्या लगता है कि ये कह रहे हैं कि ना मैं हेड कोच हूँ ना मैं कप्तान हूँ, और इनके अब जिस ज़माने में उनके पास 3-3 ओहदे थे, उस वक्त इन्होंने ऐसा क्या तीर मारा? जरा से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस गुफ्तगू का मकसद क्या था? जी हाँ, नहीं बिल्कुल, ये देखिए अली पूरा अप्रोच जो मिसबा का रहा है शुरू से, और जिस पे हमें ख़ासतौर पे यहाँ के मीडिया को क्रिटिसिज्म भी रहा है, वो ये है कि कोई जिम्मेदारी आपको मिली है पूरी तरह कबूल करें। यू शुड बी ओपन टू आइडियाज़, और आप अपना जहन खुला रखें। ये अगर आप करेंगे कि एक के बाद एक जिम्मेदारी छोड़ते चले गए और उसके बाद आप कह रहे हैं ना मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, तो आप उस पोजीशन में तो थे ना एक ज़माने में, लेकिन अब आपने वो जब नहीं निभाई तो आप कम से कम दूसरों को उसका इल्ज़ाम ना दें। मतलब एक इस तरह की आप बात कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी लें। हेड कोच तो अभी भी आप हैं, तो और एक बहुत सीनियर जब क्रेडिट लेते हैं पीछे क्यों छोड़ते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरे इन्होंने एक और बात की रिशाद भाई, इन्होंने कहा कि जी जब आसिफ अली अच्छा नहीं खेलता या कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता तो क्रिटिसिज्म ये होता है कि मिसबा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो भाई फिर कौन सपोर्ट कर रहा है, हमें बता दें। हाँ जी हाँ, सही बात है, बिल्कुल। आसिफ अली को मुसलसल चांस दिए जा रहे हैं, जबकि अभी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनुस खान ने भी एक जुमला कुछ कहा चलता हुआ उनके ऊपर कि भाई आसिफ अली को काफ़ी चांसेस मिल गए। तो अब ये कि बिल्कुल सही है, वहाँ चीफ सेलेक्टर ने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो अब इतने लड़के जब बैठे हुए हैं तो आप किसी और यंगस्टर को चांस दें, तो ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है जो हर आदमी के जहन में आ रही है जो क्रिकेट को फॉलो करता है। ये बात मिसबा की समझ में नहीं आ रही, या वो उस चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं कि आसिफ अली को हर मैच में खिलाना है। तो ये बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अच्छे यंगस्टर्स को छोड़ के और आप उन्हीं लोगों को, जैसे पहले भी बात हुई कि 35 खिलाड़ी वहाँ ले गए थे, कितनी चॉइसेस थी आपके पास, लेकिन आप उन्हीं पे अटके हुए, तो क्या कहा जा सकता है। अच्छा, एंड आपने भी गुफ्तगू सुनी जो मिसबा ने बात की है। आप बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको कैसी बॉडी लैंग्वेज लगती है? क्योंकि दूसरी तरफ एक तरफ हम देख रहे हैं सेन विलियम्स जो है बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली वो गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिसबा इतने बुझे इतने इनके शोल्डर झुके हुए क्यों हैं, बॉडी लैंग्वेज इतनी डाउन क्यों नजर आ रही है? मिसबा की बात की जाए तो मिसबा मुझे ऐसे लगता है कि वो थोड़े से उनकी वो कहते कुछ हो रहे हैं करते कुछ हो रहे हैं। लाइक उनकी बात की जाए कि वो ना दूसरों पे, जैसे आपने भी कहा कि जिम्मेदारियां ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ अच्छा हो जाता है तो ताज तो उसका सर पे सजा लिया जाता है। अब हैदर अली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको बार बार चांस दिया जा रहा है? आसिफ अली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको बार बार चांस दिया जा रहा है? हैदर अली की जगह मिडल ऑर्डर में अगर कोई अच्छा बैट्समैन होता तो पाकिस्तान को जो पिछले मैच गुजरे हैं, हमने जो साउथ अफ्रीका में हमने सफर किया बाज मैचेस में, कहाँ तो 205 का टारगेट आपने इतना अच्छे से अचीव कर लिया और कहाँ 145 रन्स के लिए आपने कौम को हार्ट अटैक वो दे दिया। सो ये सारी बातें जो कि अब वो हेड कोच है, अगर हेड कोच ये नहीं समझेगा तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि फिर कौन इस चीज की जिम्मेदारी लेगा। ऑलराइट, ये बात हम जारी रखेंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। साथ साथ मिडिल ऑर्डर की बात की है तो मिडिल ऑर्डर में क्या शोएब मलिक की जगह बन सकती है, हेड कोच का इस हवाले से क्या सोचना है, चीफ सेलेक्टर का इस हवाले से क्या सोचना है, और अभी पाकिस्तान को आईसीसी वर्ल्ड T20 इवेंट इंडिया में खेलना है तो क्या वहां पे जो है वो शोएब मलिक माजी में भी बड़े सक्सेसफुल रहे, क्या उनकी वहां पे जगह बन सकती है? इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं मिसबाह उल हक के हवाले से अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से। रिशाद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एनुस ज़हरा मेरे साथ मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे ज़रा उस स्टेटमेंट के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने शोएब मलिक के हवाले से कहा, क्योंकि सब बात कर रहे हैं कि क्या मिडिल ऑर्डर में शोएब मलिक की जगह बनती है या नहीं बनती, लेकिन जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं वो क्या सोचते हैं, ज़रा वो सुनते हैं।
शुएब मलिक से भी मेरी फ़ोन बात हुई है इस मौजू के ऊपर कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, शुएब आपको क्या करना है टीम में वापस आने के लिए, ठीक है। उसने बताया कि मैं किस जगह पे खेल सकता हूँ, क्या मेरा रोल होना चाहिए। तो जब वो स्लॉट अवेलेबल होगी और शुएब मलिक की परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो वो भी कंसिडर हो सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट हमारे पास मैं कहूँगा कि बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। ना तो मैं चीफ सेलेक्टर हूँ भाई, ना मैं कप्तान हूँ। आई थिंक ये सारे जब बैठेंगे और देखेंगे कि हाँ जी क्या चीज जरूरत है, फिर ही को फैसला होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि राइट ऑफ कोई नहीं होता प्लेयर, जिसको भी जो खेल रहा है पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो आप डिस्कशन करते हैं और देखते हैं उसकी अगर जगह टीम में है तो आप उसके बारे में सोचते हैं। तो मेरी इस टाइम पे कोई ऐसी ओपिनियन नहीं है किसी के बारे में भी कि कोई किसी को हम ले रहे हैं या उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद वसीम की। मोहम्मद वसीम को टीवी पे रहने का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू, तूलानी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते हैं। और अभी जब ये नॉर्दर्न के कोच थे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या भी मैं इनके साथ शेयर करता चलूँ कि जब ये नॉर्दर्न के कोच थे तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टीवी चैनल का माइक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटा दिया। इन्होंने कहा कि जी जब मैं इस चैनल के ऊपर शो होस्ट करता था, इस चैनल ने मेरे पैसे नहीं दिए, तो एज ए इनको कोच इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि वो माइक हटाते ये टेबल पे से। इन्होंने वो माइक ही टेबल पे से हटा दिया कि जी मेरे पैसे इस चैनल पर रुके हुए, इसलिए मैं इस चैनल का माइक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगने नहीं दूंगा। तो ये इनकी मेंटेलिटी है, ये इनकी इंटेलिजेंस है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब जो है वो लिमिटेड प्लेयर है इमाद वसीम, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि शुएब मलिक जैसा बैट्समैन उससे बेहतर ऑप्शन है। अब ये पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है, क्रिकेट लवर जानते हैं, क्रिकेट फैनेटिक फैन जानते हैं कि हैदर अली और आसिफ अली ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि जिसके बाद शुएब मलिक को जगह नहीं बन रही और उनको परफॉर्म करना होगा। रिशाद भाई, मैं तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मासूम सा आदमी हूं, मुझे क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। आपने एक बड़ा अरसा इस दस्त की सयाही में गुजारा है, आपको कौन सी ऐसी आसिफ अली की और हैदर अली की परफॉर्मेंस नजर आई कि शुएब मलिक की जगह नहीं बन पा रही? देखिए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद इतनी बेवकूफ़ियां करता है कि मीडिया को मौका मिलता है उनकी बेवकूफ़ियां पॉइंट आउट करने की, और इस किस्म के लोग ज़्यादा आसानियां पैदा कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। तो वही चीज़ अब इस वक्त मैं यही कहूँगा कि चीफ सेलेक्टर साहब भी कर रहे हैं, या पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो खुद इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं कि वो शुएब मलिक को एक तरह से इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए टीम में और खेलिए। शुएब मलिक का ये ख्याल था लोगों का कि अब वो किस्सा पारीना हो चुके हैं या अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा शुएब मलिक की बिल्कुल जगह बनेगी टीम में और T20 वर्ल्ड कप में उनके एक्सपीरियंस को पाकिस्तान को लामहला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक बिल्कुल एक बात है डेफिनेटली। अच्छा, ये एज ए प्लेयर किस तरह रेट करेंगे आप मोहम्मद वसीम को और दूसरी तरफ शाहिद आफरीदी को? आफरीदी कह रहे हैं शुएब मलिक को आना चाहिए, पूरी कौम समझती है कि मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक की जगह बनती है जिस तरह हमारा मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, लेकिन वसीम साहब कहते हैं कि जी इनको मजीद परफॉर्म करना पड़ेगा, हमारे पास इनसे बेहतर ऑप्शन है। तो कौन सा ऐसे बेहतर ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल वही बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑप्शन अगर हैं तो बताइए और उनका परफॉर्मेंस बताइए, उनका क्या परफॉर्मेंस है। जो लड़के आपने सेलेक्ट किए हैं वो तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो अगर नहीं कर रहे तो फिर अब अक्टूबर में है T20 वर्ल्ड कप, उसके लिए हमें टीम अभी से कोई फाइनलाइज करनी है कि जो टीम अब इससे कम टाइम कितना रह गया। अब इस वक्त भी अगर फाइनलाइज नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि शुएब मलिक को टीम का हिस्सा बना के और बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में यूज करना चाहिए T20 में, ताकि वो पाकिस्तान का एक सीनियर प्लेयर है और वो अपना जो रोल अदा करेगा उस हिसाब से पाकिस्तान की एक टीम की शक्ल उभर के आएगी। अब टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका में, मिडिल ऑर्डर वीकनेस दिखा रहा है, तो अब मिडिल ऑर्डर में आप चेंजेस करें जो जरूरत है। इसी जिद पे अड़े रहना कि भाई वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है, हमारे पास बेहतर चॉइसेस हैं, क्या फायदा उससे? मुझे सिर्फ एक इख्तिलाफ है मोहम्मद वसीम से, ठीक है आप किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल ना करें, आप ये टैग क्यों लगा देते हैं? एंड आप क्या समझती हैं कि क्या इमाद वसीम जो है वो लिमिटेड प्लेयर है और जिस तरह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसने इतनी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, परफॉर्मेंस दी है, आपको नहीं सिलेक्ट करना आप ना करें, बट टैग तो ना करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इमाद वसीम को कह देना या उसके अलावा शुएब मलिक की बात हो रही है, शुएब मलिक को कह देना, दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बल्कि मुझे ये समझ नहीं आया कि इमाद वसीम को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया साउथ अफ्रीका के टूर के लिए। वो हर लिहाज से ऑलराउंडर हैं आपके पास, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, बड़ी अच्छी रैंकिंग है उनकी। इसी तरह शुएब मलिक की बात की जाए तो यहाँ पे मोहम्मद वसीम की जो इन्होंने बातें की थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पर मबनी मुझे लगी। एक तरफ वो कह रहे हैं जगह नहीं बनती है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अगर अच्छा परफॉर्म किया तो हम देखेंगे ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शन है क्या? लेकिन उनको तो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना अली सलमान भाई कि शुएब मलिक परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक T20 में, उन्होंने जितवाया, ना सिर्फ डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि लंका प्रीमियर लीग में, बिल्कुल लंका लीग खेली जो पाकिस्तान सुपर लीग, हर जगह जहां पे वो खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, मौका मिल रहा है, खेल रहे हैं। इस वक्त ऐसा कॉलर मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली सलमान भाई, राव आतिफ बात कर रहा हूँ पाकपतन से। जी राव आतिफ साहब, क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो दोनों गेस्ट को और आपको सलाम, और बहुत अच्छा शो जा रहा है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि आपका शो मैं रेगुलर सुनता हूँ, और मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल मोहम्मद वसीम साहब को एज ए चीफ सेलेक्टर सोचना चाहिए और अपनी अना नहीं लेनी चाहिए। शोएब मलिक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप करंट क्रिकेट देखें, दुनिया भर में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले बैट्समैन और बहुत एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड कप हम नौजवान यंगस्टर से नहीं जीत सकते अगर हमें जीतने, और ना उनकी परफॉर्मेंस वैसी है। जैसे ही मुश्किल आती है वो 2 बॉलें 3 बॉलें 5 बॉलें खेल कर आउट हो जाते हैं, और हमें ऐसे बैट्समैनों से हम वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे। शोएब मलिक और उनके साथ साथ इमाद वसीम का नंबर 7 पे सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, आप चाहे वनडे क्रिकेट देखें या T20। फिर उसके बाद वो लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छा, ये लगता है, ये बताएगा आतिफ साहब, ये लगता है आपको कि जो टैग कर देते हैं कि एक तरफ आप कह देते हैं इमाम उल हक व्हाइट बॉल का प्लेयर नहीं है, दूसरी तरफ आप कह देते हैं इमाद वसीम जो है वो लिमिटेड प्लेयर है, अभी आप कह रहे हैं कि हमारे पास बेहतर ऑप्शन है और शोएब मलिक अगर परफॉर्म करेगा जब ही टीम में आएगा। हमारे पास शोएब मलिक और इमाद वसीम से बेहतर ऑप्शन ना था, ना है, और ना शायद अभी आने वाले दिनों में कुछ होगा। अगर हम जाती अना पे ही चलते रहे तो शायद हम जो टाइटल जीतना चाहते हैं वो कभी भी नहीं जीत सकते। थैंक यू सो मच आतिफ साहब, आपने हमें पाक पतन से ज्वाइन किया, शो को आप पसंद करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ भाई, आप क्या कहेंगे कि जो ठीक है आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, ना करें, आप चीफ सिलेक्टर हैं, आपकी ये डोमेन है, आपकी जॉब है, लेकिन आप कभी इमाम को कह देते हैं व्हाइट बॉल का प्लेयर नहीं है, कभी लिमिटेड प्लेयर कह देते हैं इमाद वसीम को, कभी आप कह देते हैं कि जी शोएब मलिक जो है उनसे बेहतर ऑप्शन है, तो ये इस तरह के स्टेटमेंट देना, क्या क्रिकेट बोर्ड में इनको कोई सुनता नहीं है? जी हाँ, नहीं एक्चुअली वैसे भी मैं सबसे पहले ये चीफ सेलेक्टर का काम नहीं है। आप परफॉर्मेंस पे एक प्लेयर को सेलेक्ट करें, आपका काम नहीं है कि आप उसको कैटेगराइज कर लें, आप उसको कोई एक टैग लगा दें, ये आपका काम नहीं है। आपने सेलेक्ट किए सब तो बहुत से प्लेयर्स पे जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं, अब्दुल्ला शफीक एक सीजन के बाद क्या परफॉर्मेंस है उनका, आसिफ अली का क्या परफॉर्मेंस है, आपने किस बेस पे उनको सेलेक्ट किया इस टीम में, ये तो बताइए। तो ये सारे सवाल मोहम्मद वसीम से किए जा सकते हैं। ठीक है, वो एक शुरू में एक बात की गई है पॉजिटिव के, एक इंडिपेंडेंट चीफ सेलेक्टर आया है जो शायद कप्तान से या हेड कोच के बातों से मरूब नहीं हो रहा है, अपनी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कर रहा है, लेकिन उसमें लेकिन वो क्या फेयर है या नहीं? मरूब तो दूसरी बात कर रहे हैं रिशाद भाई, वो तो ये कहते हैं मैं किसी को जो है वो मुतमईन करने के लिए नहीं बैठा हूं। भाई आपका काम है अवाम को आप मुतमईन करें, टीम अगर अच्छा नहीं करेगी हम सवाल उठाएंगे, ये हमारा काम है, और आपको सेटिस्फाई करना अवाम को, क्रिकेट फैंस को, ये आपका काम है। ये आपसे किसने कहा कि आप किसी को मुतमईन करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह शाहनवाज जहानी का भी जो सिलेक्शन है, 4 ओवर का स्पेल करना, T20 में कुछ विकेट ले लेना, तो उसके बाद फिर 10-10 ओवर का एक स्पेल करना और पूरे दिन बॉलिंग करना, वो एक अलग चीज़ है। वो खुद पता चल जाएगा कौन सा बॉलर जो है वो किस फॉर्मेट के लिए बेहतर था जो आपने सेलेक्ट किया। तो ये तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एनालिसिस और परफॉर्मेंस वगैरह देखे बगैर आप कैसे किसी एक प्लेयर को टैग कर सकते हैं या उस पर कोई एक लेबल लगा सकते हैं, ये तो बहुत ही अनफेयर बात है। और निशाद भाई और एन दोनों से मेरा सवाल है कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि शोएब मलिक को परफॉर्म करने का हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, अब्दुल्ला शफीक आपका एक फर्स्ट क्लास मैच खेल के, एक जो है वो डोमेस्टिक का मैच खेल के टीम में आ जाता है, और फिर कामरान गुलाम जैसा प्लेयर जो डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म कर रहा है वो फिर टीम में नहीं आता है। क्या कहेंगे इस पे? फिर मैं रिशाद भाई से भी पूछूंगा। बिल्कुल, ये डबल स्टैंडर्ड है, इसको हम डबल स्टैंडर्ड कहेंगे, बल्कि इसको हम ये कहेंगे कि एक ऐसा इंसान जो अपनी एक जिद्दी बच्चा नहीं होता कि जो अपनी जिद किए जा रहा है, और जो भी वो सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे अब्दुल्ला शफी हैं, चाहे आसिफ अली हैं, चाहे हैदर अली हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार चांस दिए जा रहे हैं, दिए जाने चाहिए। लेकिन आप देखें कि जो साल है ये T20 के वर्ल्ड कप का साल है, पाकिस्तान की टीम ने जाके परफॉर्म करना है। सो भी आप एक्सपेरिमेंट करने के बजाय जिस खिलाड़ी की जहां पर जगह बनती है वहां पर आपको उसे खिलाना चाहिए है। सो यहाँ पर मैं मोहम्मद वसीम की एक खुद गर्जी कहूंगी इसे कि वो पता नहीं क्यों देखी भी चीज को क्यों नहीं वो देख पा रहे। अच्छा, ये तो चले मोहम्मद वसीम। अब मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन से रिशाद भाई मेरे पास 2 मिनट है, 2-3 चीज आपसे पूछूंगा। मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन से आपने देखा यूनुस खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने कवर की, वो भी परेशान है कि मैं डंडा उठा के किसी को बैटिंग नहीं सिखा सकता। मिसबा भी परेशान है, कहते हैं ना मैं कप्तान हूं ना मैं जो है वो चीफ सिलेक्टर हूं। तो एक पेज पे नजर नहीं आ रहा हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्टाफ है और मैनेजमेंट जो है। जी यकीनन, बिल्कुल अली, मैं आपसे एग्री करूंगा, और मैं इस बात पे ये भी कहूंगा कि खुदा करे ऐसा हो कि बाबर आजम जो है कि इंडिपेंडेंट कैप्टन हो गया हो, या इन लोगों के शेडो से निकल के एक अपनी सही वाली सिलेक्शन करे जो समझे प्लेइंग 11 में जिन चेंजेस की जरूरत है वो बाबर आजम करे। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये चीफ
सेलेक्टर या मिसबा का जो अप्रोच है, वकार का जो अप्रोच है, अब इनसे इन्हीं लाइंस पे चल के और बाबर आजम जब इनकी लाइन ही टो करता रहे तो फिर वो कहीं पहुंचेगा नहीं। बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंट सिलेक्शन बाबर के लिए। अच्छा, दूसरी अब बात कर लेते हैं जरा कि मोहम्मद अब्बास काउंटी में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम सब यहाँ बात कर रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट जो शाहीन शाह अफरीदी पे, एंड इस पे आप क्या कहेंगी कि शाहीन शाह अफरीदी पे एक्सेस लोड डाला जा रहा है और जो हमारे कोच हैं वो कहते हैं कि जी वो खुद बैठने को तैयार नहीं है, खुद वो रेस्ट लेने को तैयार नहीं है? देखिए, बिल्कुल एक्स्ट्रा लोड डाला जा रहा है, उनको यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है। हम दुनिया में देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि हर जो अच्छा बैट्समैन है या बॉलर है उसको मतलब एक टाइम दिया जाता है दोबारा से रिलैक्स करने के लिए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ इस तरह नहीं किया जा रहा। उनको इस वक्त अशद ज़रूरत है और अगर वो रेस्ट करेंगे, देखिए जिम्बाब्वे एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे आपको नए लोगों को आजमाना चाहिए है। उनकी अपनी टीम में 3 नए हम एडिशन देख रहे हैं। रशद भाई, अब जब लास्ट टाइम जब जिम्बाब्वे आई थी तो उनके जो कोच थे लालचंद राजपूत, वो पाकिस्तान नहीं आए थे और जिम्बाब्वे एक वनडे पाकिस्तान को हरा के चली गई। अब वकार यूनिस वहां पे अवेलेबल नहीं है, इनके ना होने से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, या आप समझते हैं इनकी मौजूदगी से ना होने से पाकिस्तान को कुछ फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि मिसबा को पूरी तरह से अपनी प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो अली समझता हूँ कि पाकिस्तान को शायद फ़ायदा ही हो जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हारिस रऊफ वगैरह इस तरह से रन देते रहे हैं और कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में जिसमें बेइंतहा इंप्रूवमेंट आया हो और उसका क्रेडिट वकार को दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वकार के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें पाकिस्तान हो सकता है कुछ यंग बॉलर्स को ट्राई कर ले और उनका बेहतर परफॉर्मेंस सामने आ जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि वकार जाना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है वकार का। ऑलराइट, और ऑन पेपर तो खैर पाकिस्तान मजबूत टीम है, लेकिन एन आपको क्या अपसेट नजर आ रहा है कल? कोई क्विकली बताइएगा। अपसेट आप देखें, हमें देखने में पता चलेगा, और बस टीम में बस यही चाह रही हूँ कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। ऑलराइट यार, थैंक यू सो मच एन, आप हमारे साथ मौजूद थे। निशांत भाई आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो अपकमिंग सीरीज है उसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।